दोस्तों, इतिहास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उस समय तो आलोचना नहीं की गई, लेकिन उनके किए गए कामों की आलोचना आज के जमाने में की जाती है, क्योंकि उनके काम के बुरे फल उस समय तो नजर नहीं आए लेकिन आज नजर आते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। कई मायनों में इन लोगों ने बहुत सारे फैसले लिए जिनका बुरा असर हमें आज देखने को मिल रहा है। आज हम जानेंगे कि अगर गांधी और नेहरू नहीं होते तो हमारा देश कितना बेहतर होता और कौन सी वो 10 समस्याएं हैं जिनका हमें सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 10, द कश्मीर प्रॉब्लम। एक डेटा के अनुसार साल 1990 से अब तक 14,000 नागरिकों और 5,000 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी जान सिर्फ कश्मीर में गंवाई है। ये सिर्फ वो डेटा है जो कि गिना गया है, जबकि हम उस डेटा को तो जान ही नहीं सकते जो कि गिना नहीं गया या छुपा दिया गया या फिर कभी रिपोर्ट ही नहीं हुआ। भारत के 10 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहाँ पर दूसरे देशों से लगती सीमाएं हैं, लेकिन सीमाओं से संबंधित समस्याओं का सबसे ज्यादा सामना हमें केवल कश्मीर में करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है उस कश्मीर की रियासत के विलय के जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू की ढिलाई। सरदार पटेल ने जैसे बिना किसी समस्या के हैदराबाद का विलय कराया, अगर नेहरू ने भी ऐसा कराया होता तो बात कुछ और होती और हमारे इतने जवानों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। नंबर 9, अखंड भारत। जैसा कि आपको पता है, भारत का एक बड़ा हिस्सा विभाजन के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश बन चुका है, लेकिन अगर गांधी और नेहरू नहीं होते तो क्या होता? ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखा जाए तो यही नजर आता है कि गांधी, नेहरू और माउंटबेटन ने जानबूझकर पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण कराया ताकि कांग्रेस हमेशा सत्ता में बनी रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद सावरकर की हिंदू महासभा सत्ता में आती और वीर सावरकर देश के पहले प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। खैर, हिंदू महासभा की तो बात बहुत दूर है। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान सरदार पटेल जैसी शख्सियत को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और कई जगह पर नेहरू जी ने ये भी कहा है कि ऐसा कोई पद संविधान में मौजूद ही नहीं है। अगर गांधी और नेहरू न होते तो देश के पहले प्रधानमंत्री सावरकर या पटेल होते और पाकिस्तान और बांग्लादेश का अस्तित्व न होता, और अगर उनका अस्तित्व होता भी तो एक सामान्य देश की तरह होता, न कि इस्लामिक राष्ट्र की तरह। नंबर 8, भूटान एज ए पार्ट ऑफ इंडिया। अगर गांधी नेहरू न होते तो भूटान भारत का हिस्सा होता। ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये एक सच्चाई है। भूटान बहुत सारे साम्राज्यों में भारत का हिस्सा रहा है, चाहे हम बात करें अहोम साम्राज्य की या फिर मौर्य साम्राज्य की। ये हो सकता था कि सिक्किम की तरह भूटान भी भारत का हिस्सा बन जाता, लेकिन पंडित नेहरू की उदारता ने ये नहीं होने दिया। आज के मौजूदा समय में हम भूटान की हिफाजत भी करते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए भूटान भारत पर निर्भर भी रहता है, जो कि एक सही फैसला तो है, लेकिन भूटान के अलग देश होने के कारण हमें नहीं पता कि वो कब नेपाल की तरह बगावत कर दे। जिस समय चीन और भूटान की तनातनी चल रही थी, यदि पंडित नेहरू उदारता की जगह वीरता दिखाते तो शायद हम आज भूटान को भारत के हिस्से के तौर पर देखते। नंबर 7, मिसकंसेप्शन अबाउट फ्रीडम फाइटर्स। हमारे बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी छवि को दुनिया के सामने खराब किया जाता है ताकि गांधी और नेहरू की छवि को बेहतर दिखाया जा सके। वीर सावरकर को कायर के रूप में प्रचारित किया गया, नाथुराम गोडसे को एक आतंकवादी के रूप में अब तक प्रचारित किया जा रहा है। इसके अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय में अनाप शनाप बातें फैलाई जाती हैं, क्योंकि वो नेहरू के विरोधी थे और उन्हें नेहरू जी के खिलाफ होने के कारण कांग्रेस तक में जगह नहीं मिली और जिस कारण उन्हें मुस्लिम लीग तक को ज्वाइन करना पड़ा। जो क्रांतिकारी गांधी और नेहरू के हितैषी बने रहे और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह मिली, लेकिन वहीं गांधी जी या नेहरू जी के खिलाफ बोलने वाले क्रांतिकारियों को गलत बताया गया और अब तक उनके इतिहास को गलत ही पढ़ाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के लिए अपने घर परिवार तक को न्योछावर कर दिया, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने देश में भी नहीं रह पा रहे थे। खैर, अगले पॉइंट में हम नेताजी पर बात करेंगे, क्योंकि उनके साथ जितना गलत हुआ वो शायद हर किसी के साथ नहीं हुआ होगा। सावरकर, गोडसे और अन्य के अलावा बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा और गलत इतिहास पढ़ाए जाने के कारण आप उन्हें अब कभी जान भी नहीं पाएंगे। नंबर 6, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, पिता किसे कहते हैं? वो तो अपने संतान के लिए सब कुछ न्योछावर कर दे, जो अपनी संपत्ति, अपनी इच्छाओं आदि सब कुछ छोड़कर अपने संतान की रक्षा करे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा ही किया था, लेकिन राष्ट्रपिता का पद तो बहुत दूर की बात, उनका जन्म किस दिन हुआ था ये तक किसी को नहीं याद, लेकिन 2 अक्टूबर हर किसी को याद है। कई बार ये मांग उठी कि कम से कम उनके सम्मान में 23 जनवरी को छुट्टी कर दी जाए, लेकिन पिछले 60 सालों में किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान तक नहीं दिया। नेताजी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। उन्होंने अपनी संतान, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, लेकिन गांधी, नेहरू जैसे लोगों ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि देश में उनका रहना मुश्किल कर दिया गया, जिस कारण उन्हें सिंगापुर जाकर रहना पड़ा। देश में अंग्रेजों का कहर सबके लिए बराबर था, लेकिन ऐसा क्यों था कि सिर्फ नेताजी को ही देश छोड़ना पड़ा? वो अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की मदद से भगाना चाहते
थे और उनके इस तरीके को गांधी नेहरू के द्वारा हिंसा कहा गया। वही गांधी जी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीय सैनिकों को शहीद होने के लिए भेज रहे थे, उनके नाम आज तक गांधी एंड पीस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। सेम मेथड अपनाने वाले दो व्यक्ति, एक को हिंसक कहा गया और एक को अहिंसक। एक देश में अंग्रेजों के साथ मिलजुल कर रहा और एक को देश छोड़कर भागना पड़ा। अगर गांधी और नेहरू ना होते तो नेताजी को देश छोड़कर जाना नहीं पड़ता और वो यहीं रहते। और उनके दमदार इरादों को देखते हुए ये तो कहा ही जा सकता है कि वो देश को अंग्रेजों की शर्तों पर आजाद नहीं कराना पड़ता। नंबर 5, नेपोटिज्म एंड करप्शन। आपको लग रहा होगा कि गांधी और नेहरू के ना होने के कारण सिर्फ उनके समय की समस्याएं नहीं होती, लेकिन सच तो ये है कि उनके कारण हमें आज तक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नेपोटिज्म उनमें से एक बड़ी समस्या है। क्या एक परिवार के सदस्य इतने काबिल थे कि देश के 70 सालों में से लगभग 40 साल तक उसी परिवार से प्रधानमंत्री रहा? भोपाल गैस त्रासदी हो या फिर इमरजेंसी या फिर कश्मीर की समस्या, उस एक परिवार ने 40 सालों तक देश को बर्बाद किया। और दोस्तों, सवाल तो ये भी उठता है कि हमें अगर एक ही परिवार की सत्ता चलानी थी तो लोकतंत्र में आने का मतलब क्या था? वो परिवार आज तक सत्ता की कुर्सी की तरफ देख रहा है और उनकी काबिलियत यही है कि वो एक राजशाही परिवार से आते हैं। यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि गांधी और नेहरू ना होते तो शायद देश में इतना भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म भी नहीं होता। नंबर 4, इंडिया इन प्लेस ऑफ चाइना। एशिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? आप बोलेंगे चाइना, जो कि सही है, लेकिन दुखद भी है क्योंकि चाइना भी उसी समय आजाद हुआ था जब हम आजाद हुए थे। लेकिन चीन के नेता शक्तिशाली थे और अपने देश के लिए कड़े फैसले लेते थे। आजादी के 40 साल बाद तक भारत को जो नेता मिले उनके लिए अपना परिवार ही प्राथमिकता था और उनके इस सोच ने देश को कई साल पीछे कर दिया। अब हम दिन रात मेहनत करें तब जाकर हम चाइना को एशिया में पछाड़ सकेंगे, लेकिन अगर गांधी नेहरू ना होते तो हम इतने पीछे ना होते। आजादी के बाद से हमें जितनी तरक्की करनी चाहिए थी हम उसका 1/4 भी नहीं कर पाए और इसका कारण है देश के शुरुआती 40 सालों में देश की बर्बादी। नंबर 3, इंडस्ट्रियलाइजेशन। गांधी जी कहते थे कि भारत को कभी भी देश में औद्योगिकीकरण नहीं करना चाहिए, भारत को हमेशा खादी की बात करनी चाहिए। उनकी इस बात को उस समय बिना समझे मान लिया गया और आज के समय हालात ये है कि देश के आजाद हो जाने के 75 साल बाद भी हमें देश के युवाओं को बिजनेस का महत्व समझाना पड़ रहा है। उस समय से खराब हुई मानसिकता का प्रकोप आज तक देखा जा सकता है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन पाए, बस नौकर बनकर रह गए। और हैरानी की बात यह है कि गांधी जी का ये अर्थशास्त्र इतने सालों तक किताबों में भी पढ़ाया जा रहा था। अगर गांधी और नेहरू ना होते तो शायद हमारा देश आज औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ रहा होता और चाइना और अमेरिका की जगह पर पूरे वर्ल्ड में लीड कर रहा होता। हमारे पास इतने संसाधन है लेकिन मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि हम उन संसाधनों का प्रयोग भी नहीं करते हैं। और वो लोग जो हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं जैसे अंबानी, अडानी या टाटा, ये लोग सोशल मीडिया में उन्हें ही कोसते रहते हैं। नंबर 2, इंटरनेशनल रिलेशन। गांधी और नेहरू की राजनीति के कारण भारत के इंटरनेशनल रिलेशन जितने ज्यादा खराब हुए उतना नुकसान किसी हिस्से में नहीं हुआ। नेहरू जी ने पीएम बनते ही घोषित कर दिया कि वे निरपेक्ष रहेंगे। इसके कारण हमें कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनना पड़ा। यूएन में स्थायी सदस्य की सीट गई। रूस जो हमेशा हमारी मदद करता है, वो अमेरिका जो हमेशा हमारे खिलाफ रहता है। हम दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार कर ही नहीं सकते, लेकिन हमें करना पड़ा क्योंकि हम निरपेक्ष रहना पड़ा। अगर नेचुरल नहीं रहते तो शायद मानसरोवर, झील और कैलाश पर्वत भारत में होते। शायद चीन के खिलाफ हमको युद्ध भी नहीं हारते। लेकिन पीएम नेहरू ने अपनी मान्यता को देश हित से ऊपर रखा और उसका नुकसान हमें झेलना पड़ा। गांधी और नेहरू नहीं होते तो ऐसा भी नहीं होता। नंबर 1, खालिस्तान इशू, तमिल इशू वुड हैव नेवर राइज। कश्मीर की समस्या हो या फिर तिब्बत की या फिर मानसरोवर की या फिर भूटान की, इतनी सारी समस्याओं को भी अगर नजरअंदाज कर दे तो नेहरू जी की परिवारवाद की राजनीति ने आगे के समय में देश को और भी ज्यादा समस्याएं दी। खालिस्तान की समस्या जिसका सामना हम आज तक कर रहे हैं, उसका जन्म इंदिरा गांधी के लचीले प्रशासन के कारण हुआ था और जिस हिसाब से उन्होंने उसको सुलझाया, उस तरीके ने न सिर्फ इस समस्या को और बढ़ाया बल्कि इस चिंगारी को भी एक आग बना दिया जिसमें हमारा पंजाब आज तक जल रहा है। संसाधनों से भरे राज्य में लोग एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हैं। इंदिरा के बाद राजीव की बात करें तो श्रीलंका के गृह युद्ध में हिस्सा लेकर उन्होंने भारतीय सैनिकों की शहादत तो कराई ही और साथ में दक्षिण भारत में एक नई समस्या को जन्म भी दिया। ये समस्या भी आज तक देश को परेशान कर रही है। गांधी और नेहरू ना होते तो शायद ये दोनों समस्याएं ना होती। तो दोस्तों, ये थे वो फैक्ट जो बताते हैं कि गांधी नेहरू अगर आजादी की लड़ाई में नहीं होते तो देश कैसा होता। इस वीडियो में हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे बल्कि हमने इतिहास को एक अलग नजरिए से दिखाने की कोशिश की है। हम इतिहास को बदल नहीं सकते, लेकिन दोस्तों हम इतिहास से सीखकर अपने भविष्य को बदल सकते हैं। इतिहास पढ़ने का मतलब यही होता है। आपको कौन से प्रधानमंत्री का काम ज्यादा अच्छा लगा, नेहरू या नरेंद्र मोदी का? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।